राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्यों के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की पूरी जानकारी दी है। वहीं राज्य सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी दे दी है। इस नीति से युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगी। वहीं कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर स्थापित होंगे और 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा। आज चर्चा इसी पर होगी। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपरेंटल पॉलिसी 2025। दूसरा, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी जो वर्तमान में एआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, विश्व में इसकी महत्ता बढ़ रही है। तीसरा, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे जरूरी है। और आखिरी, राजस्थान युवा नीति। जी हां, आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें 4 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है और कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। सीधे रुक करते हुए मेहमानों को प्रवक्ता है बीजेपी सुरेश गर्ग, आपका स्वागत है। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से प्रतीक सिंह, आपका भी स्वागत है। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं जीएल वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है सच पे धड़क में। सुरेश जी, पहले आपका रुख करते हुए 4 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है, कितने अहम प्रस्ताव और कितने अहम ये फैसले जनता के हित में होने वाले हैं? देखिए, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आज 4 पॉलिसी का कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उसके अंदर एक तो टेक्सटाइल पॉलिसी है, क्योंकि आज भीलवाड़ा का क्षेत्र हो या किशनगढ़ का क्षेत्र हो, उसमें टेक्सटाइल का बहुत अपार संभावना है। टेक्सटाइल पॉलिसी हो गई, एक डाटा सेंटर पॉलिसी होगी, निजी डाटा सेंटर पॉलिसी है, एक लॉजिस्टिक है जो कंटेनर डिपो वगैरह बनाने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी का है, और एक युवा पॉलिसी। इन 4 पॉलिसी का आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इससे राजस्थान के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग और एक जो सोलर एनर्जी पे जो एक फोकस है राजस्थान का, 300 मेगावाट डाटा सेंटर का एक बड़ा हब राजस्थान में बनेगा। और मैं कह रहा हूं कि दूसरा, स्टाम्प ड्यूटी पे छूट देना, लैंड कन्वर्जन पे छूट देना, उससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अगर देखे जाए तो जो लोग बाग इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन लेते हैं तो उसमें 7 साल तक अनुदान, इंटरेस्ट सब्सिडी देना, रिप्स की पॉलिसी बनाना, इस तरीके के बहुत कुछ है जो हमारा एक लक्ष्य है कि 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना। जो आज 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास की स्टेट जीडीपी है, उसको हम 32 लाख के आसपास करने की जो एक हमारी एक आने वाले 5 साल के अंदर करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह की पॉलिसी लाए हैं। आज हम तो भजन लाल जी का धन्यवाद देते हैं कि वो युवाओं के हित में नई पॉलिसी लाए। प्रतीक जी, कैसे आप देख रहे हैं इन फैसलों को? देखिए ऋचा जी, अगर रोजगार बढ़ाने की या रोजगार से अगर मैं बात कर लूं तो ये सरकार जो है 1 साल में रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल रही है। और जो आंकड़े ये अलग अलग मंच पे देते हैं, क्योंकि जब 1 साल पूरे हुए तो अपने जो एक पुस्तिका इन्होंने निकाली थी उसके अंदर लिखते हैं कि 38,000 नौकरियां दे दी, इनके प्रवक्ता आकर के बोलते हैं 32,000 नौकरी दे दी, फिर मुख्यमंत्री एक मंच से बोलते हैं कि 41,000 नौकरी दे दी, इनके राजेंद्र राठौड़ जी जो पूर्व में नेता विपक्ष रहे हैं वो कहते हैं 1,11,000 नौकरी दे दी। और सरकार का जो विज्ञापन आता है, सरकार के खर्चों से जो विज्ञापन चलता है, उसमें 47,000 नौकरियों का जिक्र किया गया। सच्चाई तो यह है कि इनके समय में एक भी भर्ती ऐसी नहीं हुई जो इन्होंने इसका विज्ञापन निकाला हो, उन्होंने एग्जाम कराया और उसी के अंदर नियुक्ति दी हो। वो सारी या तो विज्ञापन हमने जारी किया था, या हमने एग्जाम करा दिया था, या नियुक्ति पत्र देना हमारी सरकार का बाकी रह गया था। वो सारी नियुक्ति हमारी सरकार की। अब उसके बाद में आनन फानन में, क्योंकि बोला था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, तो आनन फानन में एक विज्ञापन निकाले गए बहुत सारी नौकरियों के। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 44,000 पद तो हैं जो चतुर्थ श्रेणी के हैं, 10,000 से जो ज्यादा पद हैं वो संविदा के हैं। तो आप मुझे बताइए, पढ़ा लिखा युवक जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो क्या 4th ग्रेड की नौकरी करेगा क्या, या संविदा पे नौकरी करेगा? एक ठोस नीति के तहत नौकरी देने के, पढ़े लिखे युवक को नौकरी देने में ये सरकार विफल रही है। और इसीलिए आपने कल एक वीडियो देखा होगा, इनके एक मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं गहलोत, अविनाश गहलोत, वो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार तो पर्ची से चलती है, आप भी पर्ची दे दीजिए। तो पर्ची से चलने वाली सरकार के अंदर दिल्ली से एक पर्ची आई
फिर से उस पे 4, क्योंकि बहुत ज्यादा किरोड़ी जी भी मुखर हो रहे थे और सारी कुछ चल रही थी, तो 4 ऐसी पॉलिसी लाई गई कि फिर अपनी नाकामियों को छुपाया जाए। तो मुझे लगता है कि नाकामी डेटा सेंटर की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है सुरेश गर्ग जी को भी नहीं पता होगा डेटा सेंटर क्या होते हैं, और मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता होगा डेटा सेंटर क्या होते हैं, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोनों मंत्रियों ने, उनको भी नहीं पता होगा डेटा सेंटर क्या होते हैं। डेटा केवल आप ही हो, मतलब कांग्रेस के अंदर भी समझदार यही है, इसके अलावा कोई समझदार ही नहीं है। सबसे बड़ी यही तो दुर्भाग्य है देश का। सुरेश गर्ग जी वहां पे सेंट्रल के अंदर राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, यहाँ के कांग्रेस को रोकता, आप ही समझदार हो, और हिंदुस्तान में कोई समझदार नहीं है। नहीं तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, हमें पता, किसी को पता नहीं है। भैया आप लोगों को पता, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग मतलब हमेशा इस तरह की झूठ बोलते रहते हो, और आप लोग मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि देश में जनता ने आप लोगों को इसीलिए नकारा है। इस तरह की झूठ की राजनीति करना, बोलने लगे ना, जब मैंने पोल खोली तो बीच में आरोप लगाना, ये अच्छी बात है क्या आप लोगों को? अच्छा खोलने लगा तो बीच में बोलने लग गए ना कि मुख्यमंत्री जी को कोई पता नहीं है। आपको पता है, बता दो क्या होता है डेटा सेंटर, 5 साल तक बाड़ेबंदी के अंदर बंद रहे थे, आप बता दो अगर कि डेटा सेंटर क्या होता है, कानून व्यवस्था को खराब कर दिया, मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये बता दो सुरेश गर्ग की डेटा मुख्यमंत्री जी सेंटर क्या ने, होता है। वो था आपका। तो अब आप लोगों को अगर मान लो राजस्थान में विकास 1% भी बता देना डेटा सेंटर क्या होता है, तो मैं चैलेंज दे रहा हूं। तो क्या है कि हमेशा ये चाहती है ना कि जनता गरीबी में रहे। इन्होंने तो गरीबी के नारा देके लोगों को गरीबी में रखा है। जी ऐसे डिबेट कराएंगे क्या? इनको साहब के हमारे टाइम में ऋचा जी ऐसे डिबेट कराएंगे आप? के साथ कहता हूं, अगर उसमें झूठ आप ऐसे डिबेट कराएंगे क्या? झूठ नहीं है, समय समय पे अलग अलग आप ऐसे डिबेट कराएंगे? तो उसमें क्या है, अगर पहले 40,000 दिए, फिर इसके बाद 13,000 अगर 60,000 से ज्यादा नियुक्ति में दावे के साथ करता हूं, अगर उसके अंदर एक भी झूठ है तो कुछ ये लीजिए, इनके नेता सुन लीजिए, इनके नेता क्या कह रहे थे वो सुन लीजिए। चलिए, अरे एक पर्ची तो आपके यहाँ तो एक लाइन का आया था ना वहां से ऑर्डर, और आज के वर्तमान के जो खड़गे साहब अध्यक्ष है वो एयरपोर्ट से वापस चले गए थे, एयरपोर्ट से वापस चले गए थे। 40,000 हो गई, 87 आने वाले दिनों में 40,000 और 50,000 जगह और निकलने वाली है। जो संकल्प लिया गया था, सुन लीजिए इनके नेता क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। 4 लाख नौकरी देने के लिए 5 साल में, इसलिए नकारा आप लोगों को। चलिए ठीक, इस पूरे दिसंबर तक, दिसंबर माह आएगा 31 दिसंबर तक लगभग 1,11,000 से ज्यादा विभिन्न सरकारी पदों पर चलिए प्रतीक जी नियुक्ति पहले तो पत्र चलिए जारी ऑडियो कर बंद दिए करिए। सुनिए 5 सेकंड और 5 सेकंड मैं सुन ठीक है चुकी ना, हूं, हाँ, मैं पहले कमिटमेंट सुन कर रहे हैं ना, चुकी हूं। सुन लिया। इनके नेता क्या कह रहे हैं, सुन लिया। सुरेश गर्ग यहाँ आकर के झूठ बोलते हैं, 2 लाख प्रतिवर्ष का वादा सुरेश गर्ग यहाँ आकर के झूठ बोलते हैं, सुरेश गर्ग जी यहाँ आकर के झूठ बोलते हैं और अपनी नाकामी को छुपाते हैं। ठीक है, सुरेश गर्ग को अगर पता हो कि डेटा सेंटर क्या होता है, सुरेश गर्ग बता दीजिए, कोई काम नहीं डेटा सेंटर में चर्चा करने आप दोनों बता दीजिए डेटा सेंटर क्या है, दावे के साथ कहते हैं, चैलेंज दे रहा हूं मैं, डेटा सेंटर का टीवी बता दो आप तो। ज्यादा ज्ञानी मत बोलो। डेटा सेंटर पे चर्चा करने के लिए आगे पता है क्या आपको डेटा सेंटर क्या होता है? क्या होता है? झूठ बोलता है, पता है क्या डेटा सेंटर क्या होता है? पता है क्या आपको डेटा सेंटर मैं बताऊंगा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं बताता हूँ, याद रखिए आप लोग। मैं बताता हूँ डेटा सेंटर क्या होता है। और इसीलिए जनता नकारती है आप लोगों को। आप दोनों से डेटा सेंटर पे चर्चा करना, डेटा सेंटर पता है ना मुख्यमंत्री को पता है, ना मंत्रियों को पता है, ना प्रवक्ताओं को पता है, बस सिर्फ बातें करने आगे डेटा सेंटर क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता डेटा सेंटर होता क्या है। ठीक है रुक जाइए, मैं चैलेंज दे रहा हूं, बता दें ये डेटा सेंटर क्या रुक होता है। जाइए प्लीज सर। जीएल वर्मा जी, आज कैबिनेट की बैठक हुई, बड़े बड़े डिसीजन यहाँ लिए गए, कैसे देख रहे हैं आप? जनता के हित में ही ये बड़े फैसले आ जाते हैं। ये देखिए जो पॉलिसी बनती है उससे क्या है कि कोई भी काम करना है तो नीचे जो अफसरों को और एक सभी को अच्छे दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि हमें इस पॉलिसी के तहत इस तरीके से कार्य करना है, तो सिस्टम ठीक हो जाता है उसमें। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई काम अपन आप पहले नहीं कर पाए, वो किसी दूसरी में होता है, तीसरी में होता है, लेकिन ये पॉलिसी बना के जारी कर देना एक अच्छा कदम रहता है जिससे स्पष्टता रहे और वो एक आपके क्या करना है और कितना अचीव करना है सब कुछ सामने रहता है। तो ये जो भी पॉलिसीज बनाई हैं अच्छी तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो बहुत फायदा होगा, और अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत आ गई तो पॉलिसी कागजों में रह जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है सुरेश जी, युवाओं के लिए तो देखिए बहुत सारी बातें पहले भी कही गई थी और अभी भी कही जा रही हैं, और उनके हित में भी एक बड़ा फैसला यहाँ लिया गया है। क्या वाकई अब युवाओं के लिए नौकरी के अवसर और पैदा होंगे? जो युवा इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो देखिए एग्जाम को लेकर भी बातें बहुत सारी आती कि भैया एग्जाम लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का,
ऋचा उनके जी लिए एक मौका पिछले मिलेगा। 5 साल तक 19 एग्जाम हुए थे, 19 की 19 पेपर लीक हुए थे। 70 लाख युवा 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे, दूसरे दिन पता लगता था पेपर लीक हो गए। परिवार वालों को सिलेक्शन कर दिया था। आरपीएससी के अंदर अपने परिवार के लोगों को सिलेक्शन कर दिया था। गांव की गांव एसआई भर्ती के अंदर सिलेक्शन कर दिया था। पीटीआई भर्ती के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट से सिलेक्शन कर दिया था। ये काम किया है हमने मजबूती के साथ में। हमने वादा किया 4 लाख सरकारी नियुक्तियां देंगे पूरे 5 साल के अंदर, 6 लाख नए रोजगार देंगे। उस वादे में कमिटमेंट है हमारा। 60,000 से ज्यादा दे चुके हैं, 81,000 की विज्ञप्तियां निकाल दी है। और जिस तरीके से युवा नीति निकाली है उससे निश्चित रूप से, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हमने 23 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिए हैं, 44 करोड़ मुद्रा लोन के हिसाब से रोजगार दे दिए, उस तरीके से राजस्थान में भी हमारा कमिटमेंट है। जो हम बोलते हैं वो करते हैं, झूठ नहीं बोलते। जो एक गरीबी का नारा देकर हमेशा गरीब आदमी का मजाक उड़ाने की आदत बना ली। एक राष्ट्रपति लेवल जैसे आदमियों को आप गरीबी के नाम से बेइज्जत करने की आदतें बना ली आप लोगों ने। नाकामी छिपाने के लिए आपने ये बड़े फैसले लिए हैं, क्या इसमें सच्चाई है कि आपने 1 साल तक कोई काम नहीं किया? क्यों, हम तो काम कर रहे हैं पूरा। हम तो एक हमारा पिछले साल का बजट देख लो, उस बजट के हिसाब से जो हमारी घोषणाएं थी वो पूरी कर ली। हमारा संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए कि हमने कहा 450 रुपए में सिलेंडर देना, हमने दिया। हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात की, हमने किया। पेट्रोल में दाम कम करने थे, हमने किया। ईआरसीपी लानी थी, ईआरसीपी लाए। 35,000 करोड़ में से मात्र 3,500 करोड़ पे राजस्थान के लगेंगे, बाकी केंद्र सरकार के लगेंगे। अगर इनकी होती तो वो 35,000, और वो भी 2055 में जाके वो ईआरसीपी कंप्लीट होती। हम तो कह रहे कि हमारे कर रहे हैं हम तो ईआरसीपी जल समझौता, जो हमने बोला है वो सब चीजें कर रहे हैं और धरातल पे। और जनता ने तभी तो हमको साहब, तभी तो जनता ने अभी उपचुनाव हुए साहब, 4 सीटें इनसे वापस ली हमने, 7 में से 5 जीत के आए ना, क्योंकि हमने किया। जब तो हमारे पर विश्वास है ना साहब। लोकसभा में आपकी सीटें कम भी तो की है ना कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है प्रतीक जी। देखिए ऋचा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बोलने लगूंगा ना तो सुरेश जी वापस बीच में बोलेंगे, क्योंकि अब मैं इनकी पोल खोलूंगा सारी। ठीक है, ये अभी सबसे पहले मैं ईआरसीपी से ही शुरुआत कर लेता हूं। ईआरसीपी में कह रहे थे कि हमने ईआरसीपी में, तो नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे तो वो लोकार्पण कार्यक्रम था। वो जो बांध बनाए वो हमारी सरकार में पूरा उसका काम हुआ है, सिर्फ उसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी बात, अब देखिए मैंने बोला था ना पीछे बोलेंगे, कैसे झूठ बोलते हैं यहाँ पे, तो क्या कर दिया ईआरसीपी में? मैंने बोला था मैंने बोला था बीच में, क्या कहना चाह रहे सुन तो लीजिए। मैंने बोला था बीच में बोलेंगे, आपका नंबर आएगा आप बोल देना। अब जैसे ही मैं आगे बोलूंगा फिर बीच में बोलेंगे। बोलने के अलावा क्या काम है तुम? नरेंद्र मोदी जी ने क्या उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया? अभी तक नहीं किया। 90% केंद्र सरकार दे रही है, राष्ट्रीय परियोजना के बराबर है। और क्या लगे मुझे पता है, जब जैसे जैसे इनकी पोल खोलूंगा बीच में बोलेंगे। तो झूठ बोल रहे हो तो मैं जवाब दे रहा हूँ उसके साथ के साथ ही। 90% केंद्र सरकार क्लियर कर रही है। आप बता दीजिए क्या है आपके टाइम पे कितना था, बता दीजिए। 40% आपको देना था, 55% केंद्र सरकार ने उसको 90% कर दिया। इनको झूठ बोलने का बोलना। सुन तो लीजिए सुरेश जी, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। बैठने का फायदा उठा रहे, टाई वाई लगा झूठ क्यों बोल रहे हो? तो सच तो बता दो कि हाँ 90% केंद्र सरकार दे रही है। बोलिए प्रतीक जी। ठीक है, अब मैं आता हूं किसानों पे। किसानों के ऊपर इनके घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि किसान सम्मान निधि को बढ़ा के 6,000 से 12,000 रुपए करेंगे, लेकिन किया क्या है, 2,000 रुपए प्रतिवर्ष बढ़ाए, मतलब 5 रुपए प्रतिदिन, उससे ज्यादा टैक्स ले लेते हैं। ठीक है, उसमें भी 80 लाख किसानों को मिलती थी, वो कम करके अब 60 लाख किसान कर दी गई है, तो 20 लाख किसानों को इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब तीसरी किसानों की बातों पे आता हूं। इन्होंने वादा किया था, इनका घोषणा पत्र मेरे सामने है, कि बाजरे की फसल की एमएसपी पे खरीद करेंगे। और जून 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट में बोला है कि हम एमएसपी पे बाजरे की खरीद नहीं करेंगे, और एक भी दाने की बाजरे की खरीद एमएसपी पे राजस्थान सरकार ने नहीं की है। अब आता हूं तीसरा, ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार की 60,000 अभी इन्होंने बताया। मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये बुकलेट दिखा जाए, उसके अंदर सरकारी विज्ञापन चैनल पे आना छोड़ दोगे ना, आज के बाद चैनल पे नहीं आओगे ना। अगर मैं 60,000 से ज्यादा नियुक्ति का पूरा बता दूंगा तो बता दीजिए, चैनल पे आना छोड़ देगा। अगली डिबेट कल रख लेना, मैं 60,000 से ज्यादा नियुक्ति की डिटेल दूंगा, और फिर इनको प्रतीक जी को कहना कि भैया आना मत चैनल पे। मैं दावे के साथ कहता हूं कल 60,000 से ज्यादा की नियुक्ति की पूरी डिटेल दूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। बताना फिर चैनल के अंदर सरकारी विज्ञापन में 47,000 का आंकड़ा कोट किया गया है। एक जगह 13 जनवरी को ये 60,000 का आंकड़ा देखा मैंने, 13 जनवरी को जैसे ये उछलेंगे।
है ना, मैंने बोला था जैसे जैसे मैं सच बोलूंगा वैसे झूठ वैसे बोल रहे हो ना, सच का मैं जवाब दे रहा अब हूं। महिलाओं 47,000 का विज्ञापन था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके बाद 13 जनवरी को 2025 को 13,500 ऋचा जी, अभी कुछ चुप कराइए। तो वो 60,000 से ज्यादा हो जाती है। नहीं प्रतीक जी, Calculation कर लो अगर आप। आपको इतनी या कमियां इतना सुनिए सर, सर, इतना सुनिए। क्यों बौखला रहे हैं, इतना एक-एक क्यों करके बौखला रहे हैं? सर। सुनिए, नहीं, सर, अब आज कानून व्यवस्था नहीं, पे बात प्रतीक कर जी, लेते मेरी बात सुनिए सर। आप अगर आपको एक साल में इतनी कमियां नजर आ ही रही हैं बीजेपी में, तो आप लोग मैदान में आते क्यों नहीं है सर? आइए, प्रदर्शन कीजिए, मांगे रखिए ना। आप दिखाई देते नहीं मुझे मैदान में, आप क्यों नहीं आ रहे हैं मैदान में? ऋचा जी, सर, आपका ऋचा जी। काम है, विपक्ष पार्टी बैठे हुए हैं, एक मजबूत अरे विपक्ष है आप सुनिए। लोग। अगर अरे आप मैं आके प्रदर्शन नहीं आपके करेंगे बात- तो कैसे अरे मानेगी आपकी सरकार? आपकी बातों पे जवाब दूंगा, पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। एक कानून व्यवस्था की बात रह गई थी। मैं मुख्यमंत्री का जहां से रिप्रेजेंट करते हैं निर्वाचन क्षेत्र और सांगानेर के मानसरोवर में रहता हूं। हर महीने जब पुलिस की रिपोर्ट आती है तो पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो क्राइम है वो मानसरोवर सांगानेर में हो रहा है। ये आपके भी सामने, मेरे भी सामने। जब मुख्यमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र को सुरक्षित नहीं रख सकते तो पूरे राजस्थान को कैसे सुरक्षित रखेंगे? मैंने खुद ने 4 दिन पहले एक ट्वीट किया था, यहाँ पे मेरे पास में शराब की दुकान है, रात को 2-2 बजे तक खुलती है, फोटो डाल के राजस्थान पुलिस को टैग करके मैंने ट्वीट किया था। वो आज भी, कल भी खुली हुई थी रात को 1 बजे तक। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? राजस्थान पुलिस को अच्छा है बताइए सर, आप लोग मैदान में क्यों नहीं आ जाते हैं सर? अब सोशल मीडिया पर आप वॉर कर रहे हैं एक दूसरे से सर। अब उस आप पे मैदान में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अरे उस पे भी आ रहा हूं मैं। पर 1 महीने पहले हमने इनके खिलाफ में प्रदर्शन किया था। इन्होंने आपको पता है क्या किया? गंदा पानी, सीवर का पानी हमारे ऊपर छिड़कवाया। और उसके बाद में इनसे जब जवाब मांगे गया पुलिस कमिश्नर से तो आज तक जवाब नहीं दिया। विपक्ष के साथ में अमानवीय कृत्य करते हैं ये। अगर कोई प्रदर्शन करता है तो वहां उसके ऊपर सीवर का पानी छिड़कवाते हैं क्या? आज तक सुना है आपने कभी भी? अगर आपको वाटर कैनन यूज करनी है तो सीवर का पानी आप छोड़ेंगे क्या? ये बौखलाई हुई सरकार है। और सदन के अंदर कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी पूरी इनकी पोल खोली है। और मैंने जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे सुरेश गर्ग जी बीच में बोलेंगे। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ 47,000 का अगर नहीं हो नहीं, आप कल से टीवी डिबेट पे आना बंद कर दोगे क्या? अगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 60,000 से ज्यादा नियुक्ति दे दी तो मैं क्या छोड़ दोगे क्या? आप बोलो अभी कमिटमेंट करके जाओ, अभी कमिटमेंट करके जाओ। 60,000 से ज्यादा को मैं बोल देता हूं तो अभी कमिटमेंट करके जाओ। यहीं पे कमिटमेंट करके जाओ कि आज के बाद आइंदा मैं टीवी डिबेट पे नहीं आऊंगा अगर 60,000 से ज्यादा आ गई तो। अभी कमिटमेंट करके जाओ ना आप। पूरी मैं कर दूंगा आपको डाटा, मैं देता हूं ना डाटा, देता हूं, मैं चैलेंज के दावे के साथ कहता हूं। आपको सब नौकरी का डाटा चाहिए ना प्रतीक जी। आप युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं कि भैया नियुक्ति नहीं दी है, तो अगर आपको डाटा मिल जाता है तो चैलेंज जो आपको सुरेश जी दे रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल डेटा दीजिए। नहीं आओगे ना कल से चैनल को नहीं आओगे ना? अगर मैं अभी दिखाइए। नहीं मैं देता हूँ, कल देता हूँ। 32,000 तो मेरे पास है अभी। इसके बाद 47,000 का तो आपने खुद ने बोर्ड देखा होगा। 13,500 तो मैं कह रहा हूँ 13,500 तो आपको 13 जनवरी 2025 को नियुक्तियां दी। 13,500 तो ठीक है। जीएल वर्मा जी भी साथ जुड़े हुए हैं सर, उनको थोड़ा 10 सेकंड ऋचा जी, 10 सेकंड और लूंगा। 10 सेकंड ठीक है प्रतीक जी, 10 सेकंड। सूरज जी प्लीज मत बोलना बीच में, आप सर उनको मैं 10 सेकंड लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका चैलेंज तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये उस चैलेंज में ये जरूर लेकर के आए कि उसका विज्ञापन किसने निकाला था, उसके एग्जाम, उस नियुक्ति के एग्जाम देख रहे थे। ये है कांग्रेस की आदत। इसमें एग्जाम कांग्रेस की आदत पलट गए, यही पलट गए ना, यही पलट गए ना, यही पलट गए ना। ये है कांग्रेस की आदत, पलट जाना। हमने करा दिया, करो मेरे को, स्वीकार करो ना, पलट गए ना आप तो अभी यही की। अरे लाओ ना आंकड़ा, मैं दे रहा हूँ ना, कल कह रहा हूँ, कल से आना बंद करो, कल से आना बंद करो, मैं दे रहा हूँ कल आपको 60,000 कैसे आती है, पलट गए। ठीक है जीएल वर्मा जी, सरकार यहाँ पर जो बड़े बड़े फैसले लेकर भी आ भी रही है, क्योंकि 1 साल से वो काबिज है सत्ता पर और कई बड़े काम भी किए हैं, चाहे वो युवाओं का जिक्र हो, महिलाओं को लेकर हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात क्यों ना की जाए। अब जो बड़े 4 फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, क्या वाकई जनता इससे खुश होगी और जनता के हित में होंगे? इससे और विकास होगा राजस्थान का, युवाओं का, यहाँ की महिलाओं का, कानून व्यवस्था और बेहतर होगी? देखिए कि हमारा जो प्रदेश है वो इतना डेवलप्ड भी नहीं है। हमारे पास में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इतने भी नहीं है कि रातों रात कोई 4 पॉलिसी आ गई और उससे जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ये प्रक्रिया है जिसको समय लगेगा, लेकिन पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है जिससे कि स्पष्टता रहे कि आगे हमें क्या करना है, प्रशासन को भी, सरकार को भी और सभी को।
तो ये रातों रात कुछ भी नहीं होने वाला होता है। हमने देखा है 75 साल में धीरे धीरे राष्ट्र ने प्रगति की है और अब आगे भी करेगा, भले ही किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, निरंतर प्रगति तो होती रहती है जो है। तो ये पॉलिसीज बना दी है, ये अच्छी बात है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पे बात होनी चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। सुरेश जी, पॉलिसीज तो आपने बना दी हैं, क्या धरातल पर उतरेंगी या फिर कागजों पर बनकर रह जाएंगी? नहीं, निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं ना, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं हम तो। जो हमारी पॉलिसी है 100% धरातल पे उतरेगी। जो हम बोल के चल रही है ना, साल भर के अंदर जो हमने काम किया, जो 5 साल तक नहीं कर सके। हमारी राइजिंग राजस्थान कब आया? हमने तो फर्स्ट ईयर में ले आए ना, क्योंकि हमको करना है। 47 लाख करोड़ रुपए के MOU किए थे, कितने किए? इन्होंने जाती हुई सरकार ने किए थे, उसमें भी करोड़ों रुपए लगा दिए। अब बता दो मुझे, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। किसानों का इंश्योरेंस का मामला था, 39 लाख किसानों को इन्होंने 380 करोड़ रुपए प्रीमियम दिया। उसी 39 लाख किसानों का हमने 180 करोड़ रुपए में दे दिया। अब आप लगा लीजिए भ्रष्टाचार कौन करता था 5 साल तक, किस तरह से भ्रष्टाचार किया इन्होंने। वही कंपनी, सेम कंडीशन, 180 करोड़ रुपए में, और ये 380 करोड़ रुपए में। बता दीजिए 200 करोड़ रुपए कहां चले गए? 25 लाख चिरंजीवी योजना बीमा की बात करते हैं, उसमें 1600 करोड़ रुपए का प्रीमियम दे दिया। और एक भी व्यक्ति को अगर 25 लाख रुपए का फायदा हुआ तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक सिंगल व्यक्ति को 25 लाख का फायदा हुआ। तो ये इस तरह से भ्रष्टाचार करते थे साहब। इन्होंने केवल एक काम किया था कि भ्रष्टाचार करना और अपनी तिजोरी भरना। क्योंकि इनके नेता जो बोल के गए ना, 1 रुपए चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार में लगाना है, वही काम इन्होंने 5 साल तक किया है। अब इनको दर्द हो रहा है जब हम राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, रोजगार के अवसर दे रहे हैं। जब यहां पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसमें सहयोग करो ना। हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर उसमें कोई कमी हो और उसमें बताओ आप, हम उसमें संशोधन करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि मानसरोवर साइड काफी ज्यादा क्राइम हो रहा है, उन्होंने ट्वीट भी किया। देखिए, क्राइम में 6% क्राइम 2023 के कंपैरिजन में 2024 के अंदर कम हुए हैं पूरे राजस्थान के अंदर। और फिर मैं एक चीज बताता हूं, मेवात एरिया के अंदर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा क्राइम होता था। 70% मेवात एरिया का क्राइम हमने खत्म किया है वहां पे। 2.5 लाख सिम डीएक्टिव किए। अब 2.5 लाख सिम तो हमारे शासनकाल में तो एक्टिव नहीं होते, 5 साल में एक्टिव हुए होंगे ना। वहां पे किस तरह का बोलबाला था। हमारी सरकार आने के बाद में हमने 2.5 लाख सिम डीएक्टिव किए ना। किसी को अगर मान लो कोई भी बदमाशी करता तो तुरंत गिरफ्तारी कर रहे हैं, सजा दिला रहे हैं ना हम। भैया आज क्राइम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना पूरा। आपने बता दीजिए क्राइम को रोकने की कोशिश की हो तो ये है सुशासन। हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं साहब, जनता की सेवा के लिए बने हैं साहब। एक गरीब परिवार का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी बुराई करते हैं साहब। मुख्यमंत्री एक गरीब किसान का नेता अगर मुख्यमंत्री करेगा तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि साहब डाटा सेंटर की परिभाषा मुख्यमंत्री जी नहीं जानते। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है, बताइए आप। ठीक है, जेल वर्मा जी, क्योंकि सुरेश जी भी कह रहे हैं कि भाई हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। पिछले साल भी बजट पेश किया गया और इस बार भी ये भी होना है, लेकिन फिलहाल अभी कैबिनेट की जो बैठक हुई इसमें बड़े डिसीजन यहाँ पर लिए गए। क्या वाकई 1 साल में सरकार ने वो काम किया जिससे वाकई जनता को उम्मीद थी उनसे? क्या उस उम्मीदों पर खरी उतरी है सरकार? देखिए, पहले 6 महीने तो सरकार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए थे जी। और उसके बाद में सरकार ने अपना गियर अप करना शुरू किया। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार के विधायक थे तो प्रशासन पे एक पकड़ बनानी होती है। अब वो धीरे धीरे इन्होंने पकड़ बना ली है और अब रफ्तार से काम हो जाएंगे मुझे लगता है। जिनके भी रिसोर्सेज हैं शुरू में थोड़ा सा, लेकिन इनके कुछ जो मंत्रीगण हैं जैसे किरोड़ी लाल जी वगैरह, इस कारण थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस आ जाता है कि वो मंत्री हैं या नहीं हैं। वो थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। आपने किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र किया, सुरेश जी, जब आज कैबिनेट की बैठक हुई इसमें किरोड़ी लाल नजर नहीं आए। वो तो किरोड़ी लाल जी ने तो छुट्टी ले रखी है ना कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने विधानसभा से भी छुट्टी ले रखी है। तो अब जब उनने अपने खुद की अस्मिता बताई कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर उसमें तो क्या है, हमारे तो नेता है वो। सुरेश जी ये भी कह रहे हैं कि भाई आप बताइए क्या कमियां हैं, जो कमियां होंगी हम सुधार करेंगे, और हमने जो कहा था वो हम करके दिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। आप बताइए ना कमियां, क्या कमियां हैं सरकार में, तो पूरी की जाए फिर। श्री प्रतीक जी, प्रतीक जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी, क्योंकि आप प्रतीक जी ने बहुत सारी कमियां गिनाई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातें कही उन्होंने, महिलाओं को लेकर बातें कही, तो जहां जहां कमियां उन्हें पूरा कीजिए ना सर।
और कांग्रेस अगर प्रदर्शन कर भी रही है तो वो जो कह रहे थे कि भाई आप गंदे नाले का पानी उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, नहीं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं फिर आप? अब देखिए साहब, आरोप तो लगा ही सकते हैं ना। हाँ। अब केस ने कह दिया कि साहब गंदा पानी, अरे भाई गंदा पानी का मतलब ही नहीं है। वाटर कैनन से आपकी सेवा करी है तो इसमें गंदा पानी कहां से आ गया? सीवरेज के पानी का आरोप लगाना, देखो झूठ बोलना तो इनकी उसमें। फिर ये कह रहे थे कि साहब हमने जो रोज किसानों की बात कर रहे हैं कि किसान सम्मान निधि हमारे संकल्प पत्र में निश्चित रूप से हमने 12,000 रुपए के लिए कहा है। अब मुझे बताइए 2018 में इनके नेता, जो आज नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आके 2018 में बोला था कि 10 दिन तक 10 गिनती गिने हुए संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। 5 साल सरकार निकाल दी, संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ और उसके चक्कर में 11,300 किसानों की जमीन कुर्की हुई, 750 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हो गई। तो ये चीजें खुद कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि आप बोलते क्या हो, करते क्या हो। गरीबी का नारा दे दे के बेचारों को गरीबी के लिए एक शब्द नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ साझा करने के लिए। कैबिनेट की आज देखिए अहम बैठक हुई और इस पर 4 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। साथ ही युवाओं पर भी विशेष तौर पर फोकस किया गया है क्योंकि इनके जरिए कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार भी मिलने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये जो नीतियां लाई गई हैं सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाएंगी या धरातल पर उतरेंगी? खैर, ये देखने वाली बात होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।